प्रिय लर्नर्स, आज हम एक और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के उपस्थित हैं और इस चैनल पर आपका पुनः स्वागत करते हैं। और वो टॉपिक है हमारा विलयन में द्रव का वाष्प दाब, लिक्विड वेपर प्रेशर। तो क्या है लिक्विड वेपर प्रेशर? देखिए, क्या होता है कि किसी निश्चित ताप पर गतिशील साम्यावस्था में किसी द्रव की वाष्प द्वारा आरोपित दाब को उस ताप पर द्रव का वाष्प दाब कहा जाता है। देखिए, साम्यावस्था क्या है, तो ये बात आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, पहले क्या होता है कि कोई हम पात्र ले लेते हैं और उस पात्र को हम वायु रहित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यही पात्र है, तो इसको हम निर्वात से जोड़ देते हैं और इसमें से वायु को निकाल देते हैं। ये हमारा मैनोमीटर है जो हमारा दाब को नापता है। ठीक है, तो क्या होता है कि द्रव में पहले वाष्पन की प्रक्रिया शुरू होती है, पहले वाष्पन की प्रक्रिया शुरू होती है और इसकी दर बढ़ती चली जाती है। जैसा मैंने यहाँ दिखाया है कि समय के साथ वाष्पन की दर बढ़ती चली जाती है। ठीक है, जैसे जैसे समय बढ़ता है वाष्पन की दर बढ़ती चली जाती है। उसी के साथ फिर संघनन की दर शुरू हो जाती है। माने कुछ वाष्पन हो रहा है, कुछ संघनन हो रहा है, कुछ बाहर जा रहे हैं, कुछ अंदर आ रहे हैं। और एक अवस्था ऐसी होती है, ये हमारी साम्य अवस्था है कि साम्यावस्था कि इस पर आकर के जितना हमारा संघनन होता है उतना ही हमारा वाष्पन होता है। माने जितने अणु द्रव से बाहर जाते हैं उतने ही अणु अंदर आ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं वाष्पन द्रवण साम्य। तो वही हम कह रहे हैं कि किसी निश्चित ताप पर गतिशील साम्यावस्था में, अब ये गतिशील साम्यावस्था इसलिए है कि कुछ अणु आ रहे हैं, कुछ अणु जा रहे हैं, इसलिए गतिशील साम्यावस्था है। तो गतिशील साम्यावस्था में किसी द्रव की वाष्प द्वारा आरोपित उस ताप पर द्रव का वाष्प दाब कहा जाता है। माने उस वाष्प के द्वारा जो दाब दिया जाता है वो हमारा वाष्प दाब कहलाता है। अब देखिए, प्रश्न ये है कि ये वाष्पन क्यों होता है और किस तरह से दाब आता है। देखिए, यहाँ आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा एक बंद पात्र है और इस बंद पात्र में हमने इसे निर्वात से जोड़ दिया है, मैनोमीटर से जोड़ दिया है। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये हमारी सरफेस है किसी द्रव में। यहाँ शुद्ध विलायक की बात कर रहा हूं मैं, किसी विलयन की बात नहीं कर रहा। शुद्ध द्रव है या शुद्ध विलायक द्रव है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कि ये एक ऊपर वाला हमारा कोई अणु है जो इसकी सरफेस पर है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि अंदर की तरफ इसका खिंचाव हो रहा है, अंदर की तरफ इसका खिंचाव हो रहा है। तो ये सरफेस से फिर अंदर को खींच लिया जाता है। इसी तरह से ये हमारे विलयन में जो अणु है, ये अणु चारों तरफ को खींच रहा है लेकिन गतिशील है। अब होता क्या है कि यहां पर एक इलास्टिक कोलिजन होता है, संघट्ट होता है, संघट्ट, या जिसे हम कहते हैं टक्कर। टक्कर कैसी है? प्रत्यास्थ है, प्रत्यास्थ इलास्टिक कोलिजन है। और इस प्रत्यास्थ कोलिजन का मतलब होता है कि इसमें जब हमारी टक्कर होती है, जब हमारा संघट्ट होता है किन्हीं दो अणुओं का, तो उनमें कोई भी ऊर्जा का क्षय नहीं होता। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये इलास्टिक कोलिजन होती है। तो उस स्थिति में क्या है कि यहाँ पर एक अणु किसी से टकराया, फिर एक अणु किसी से टकराया, फिर एक अणु किसी से टकराया, और पता लगा कि एक अणु लगातार ऊर्जा ग्रहण करते हुए इतनी उसकी गतिशील ऊर्जा हो गई कि यहां से वो निकल करके यहां ऊपर आ गया। माने उसने ये जो अंदर खींच रहे थे बल, जो अंतराअणुक बल थे इस द्रव के, जो वान डेर वाल्स बल लगे हुए थे द्रव के, तो वो द्रव के बलों से उसका बल माने गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो बाहर को निकल। अब क्या है कि इसमें से
लगातार इस तरह से गतिज ऊर्जा बन रही है और वो बाहर निकल रही है। अब इसमें लगातार ये अणु बढ़ रहे हैं और बढ़ने के बाद फिर क्या होगा कि ये अणु इसकी सरफेस से टकराएंगे और सरफेस से टकराने के बाद फिर अंदर की तरफ खींच लिए जाते हैं। तो इस तरह से पहले वाष्पन की प्रक्रिया की दर ज्यादा होती है और उसके बाद फिर अंदर को संघनन की क्रिया की दर ज्यादा होती है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले दोनों की दर समान हो जाती है, माने समान रूप से बाहर और अंदर को अणु आते जाते रहते हैं। ये स्थिति हमारी साम्यावस्था है। और जब हमारी साम्यावस्था स्थापित हो जाती है तो उस साम्यावस्था में जो इस द्रव के वाष्प के अणु हैं उनके द्वारा इसकी सरफेस पर जो दाब दिया जाता है उस दाब को हम वाष्प दाब कहते हैं। अब ये वाष्प दाब हमारा, मेरे ख्याल से आपकी बात समझ में आ गई होगी कि वाष्प दाब क्या होता है। तो अब ये देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये प्रभावित होता है। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहला कारक है हमारी द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति इस वाष्प दाब को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। कोई ताप हमारा निश्चित है और उस ताप पर यदि हमारे अंतर आणविक बल या जिन्हें हम कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स, तो ये हमारी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होती है, अंतर आणविक बल जो होता है, जिन द्रवों में या जिन विलायकों में ये अंतर आणविक बल अधिक होते हैं, तो वाष्पन दर कम होती है। ठीक है, क्योंकि ये अंदर को खींचते रहते हैं, बाहर कम निकलने देते। जिनके अंतर आणविक बल कम होते हैं उनकी वाष्पन दर अधिक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि द्रव कम अंतर आणविक बल वाला हुआ तो उसकी वाष्पन दर अधिक होगी और तब उसका वेपर प्रेशर अधिक होगा। माने कि हम कहें कि कम अंतर आणविक बलों वाले द्रव वाष्पशील होते हैं तथा उनका वाष्प दाब अधिक होता है। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात हमारी क्या है? दूसरी बात ये है कि अधिक अंतर आणविक बलों वाले द्रव कम वाष्पशील होते हैं तथा उनका वाष्प दाब कम। सीधी सी बात है, अंतराणविक बल किसी द्रव्य हैं, ये उसकी प्रकृति है।
अंतराणविक बल कम है तो उसका वाष्प दाब अधिक होगा, अंतराणविक बल ज़्यादा है तो उसका वाष्प दाब कम होगा। तो ये हमारे द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब दूसरी बात है हमारा ताप की निर्भरता। ये हुई हमारे द्रव की प्रकृति। नंबर 1 हमने ये डिस्कस किया है द्रव की प्रकृति। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब दूसरी बात लेते हैं हम ताप। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं। दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है हमारा ताप। तो ये ताप हम ले लेते हैं। दूसरा कारक है हमारा ताप। अब देखिए ताप बढ़ाने पर क्या होता है। ताप बढ़ाने पर हमको यहां पर ऊर्जा बढ़ जाएगी किसी अणु की, और जब हमारे अणु की ऊर्जा बढ़ जाएगी तो उस स्थिति में यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये अणुओं का जो पलायन है, जो इस द्रव से ऊपर वाष्पन है, वो अधिक बढ़ जाएगा और उसका वाष्प दाब अधिक हो जाएगा। ये हमारे ताप का प्रभाव पड़ता है। अर्थात तापों में वृद्धि के साथ द्रव के वाष्पन में वृद्धि हो जाती है। अब ये जो वृद्धि होती है वो उसके लिए एक सूत्र है हमारा। वो सूत्र भी मैं यहाँ आपको लिखे दे रहा हूँ। वो सूत्र है 2 पॉइंट, सूत्र है हमारा ताप में वृद्धि के साथ इस तरह से 2.303 log 10 P2 upon P1 log base 10 P2 upon P1 into या इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R, डेल्टा H अपॉन R इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये हमारा सूत्र है। तो अब यहां पर देख लीजिए P1 और P2, ताप T1 और T2 पर, P1 व P2 ताप T1 व T2 पर, ताप T1 और T2 पर वाष्प दाब है। क्रमशः वाष्प दाब है। ठीक है, अब रह गया डेल्टा H1। तो डेल्टा H1 नहीं, तो ये जो डेल्टा H है ये है गुप्त ऊष्मा। और देखिए ये आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि गुप्त ऊष्मा का मान सदैव धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता। इसलिए तापक्रम के बढ़ने पर वाष्प दाब सदैव बढ़ता है, क्योंकि गुप्त ऊष्मा का मान सदैव धनात्मक होता है। इसलिए वाष्प दाब हमेशा ताप बढ़ने से बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर R जो है वो हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट है। यहाँ पर R हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये ताप पर
किस प्रकार से निर्भर करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें ताप दिया जाता है, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने से ये हमारा इनका पलायन वेग बढ़ जाता है और इस तरह से ये यहाँ से अधिक निकलेंगे तो हमारा वाष्प दाब अधिक होगा। ठीक है, अब मैं इसे फिर मिटा रहा हूं और फिर आप समझिएगा। अवाष्पशील विलेय यदि इसमें मिला दिया जाता है, कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है, उसकी उपस्थिति बढ़ जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हम देख लेते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट है हमारा अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति किस प्रकार से इसको प्रभावित करती है। ठीक है, देखिए अवाष्पशील विलेय, अब मैं इस चित्र का थोड़ा सहारा ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखिए ये हमारा एक ऐसा विलेय है, विलायक है या शुद्ध द्रव है कि इसमें कोई भी विलेय नहीं डाला गया है। अब जब कोई विलेय नहीं डाला गया है तो इसमें जो अणु हैं वो केवल हमारे सरफेस पर उसी विलायक के होंगे, तो ऊपर जाने की जो संभावना है वो अधिक होगी। यहाँ क्या होता है कि जब हमने कोई अवाष्पशील इसमें विलेय मिला दिया है तो इस सरफेस पर कुछ विलेय के अणु होंगे और कुछ हमारे विलायक के अणु होंगे। तो इस तरह से अब क्योंकि विलेय के अणु अवाष्पशील हैं वो बाहर निकलेंगे नहीं, तो जो बाहर निकलने वाले अणु हैं उनकी संख्या यहाँ कम हो जाएगी क्योंकि उनको निकलने का रास्ता ही कम हो जाएगा। और दूसरा ये है कि कुछ ऊर्जा ये विलेय के अणु इस विलयन से ग्रहण कर लेते हैं, तो ये गतिशील अवस्था में आ जाते हैं और उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, इससे उनका पलायन वेग कम हो जाता है। तो इसलिए जो अवाष्पशील यदि इसमें कोई आपने विलेय मिला दिया है तो हमेशा वो वाष्प दाब को कम कर देता है। ठीक है, तो आज मैं समझता हूं कि किसी द्रव का वाष्प दाब आपकी समझ में आ गया होगा और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बात करेंगे राउल्ट के नियम की। तो किस तरह से राउल्ट का नियम दिया गया है उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।